हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी का गणित पढ़ने वाले हैं हम और गणित के बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी जो क्वेश्चन बार बार जिस पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे। इसके पहले भी मैथ्स के बहुत सारे वीडियोज़, रीजनिंग के वीडियोज़, कंप्यूटर के वीडियोज़, जीके के वीडियोज़ और जो हिंदी के वीडियोज़ सभी सब्जेक्ट में बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पटवारी ग्रुप 2-4 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आपको पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके अपना जितना भी जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। रात को एक वीडियो लेके आऊँगी रीजनिंग की और विज्ञान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है साधारण ब्याज का। सुनील ने किसी साधारण ब्याज की दर से 7,953 रुपये 2 वर्ष के लिए, उसी ब्याज की दर से 1,800 रुपये 3 वर्ष के लिए। देखो, सुनील के पास जो पैसा था उसने उसमें से 7,953 रुपये 2 वर्ष के लिए किसी को दे दिए एक निश्चित ब्याज दर पर। पहला समय कितना था? पहला समय था 2 वर्ष था। उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर वही थी, फिर उसने 1,800 रुपये 3 वर्ष के लिए किसी को उधार दे दिए। मतलब पहले 2 वर्ष के लिए दिए, फिर टोटल कितने के लिए दिए? 3 वर्ष के लिए। पाँचों वर्ष का मिलाकर उसको कुल ब्याज आ रहा था 2,343 रुपये। अब आपको बताना है कि इसमें ब्याज की दर क्या है। दर एक ही थी तो एक ही दर आप निकालेंगे पूरे के लिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि मूलधन गुणित दर गुणित समय का सूत्र क्या होता है। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये किसका सूत्र होता है? ये ब्याज का सूत्र होता है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय। इन्होंने हमें ब्याज दिया है, इन्होंने हमें ब्याज क्या दिया है? 2,343 रुपये। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस, फिर दो बार दिया है तो हम 2 बार लिखेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। पहला मूलधन उन्होंने दिया है क्या? 7,953 रुपये, ये दिया है। पहली दर उन्होंने कहा है समान है, कर दी नहीं है, तो समान है दर को हम आर ही लिख देंगे। पहला समय कितना है? 2 वर्ष, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ना है तभी ब्याज मिलेगा तो हमने बीच में प्लस लगा लिया। दूसरा मूलधन कितना है? 1,800 रुपये। दूसरा समय कितना है? 3, और आर रहेगी वही। इसके बाद हम बराबर में क्या लिख लेंगे? बराबर में जो ब्याज था, ब्याज कितना था? 2343.66। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम। जब बराबर 100 एलसीएम आ जाएगा और इंटू आर है, आर 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 ही रहेगा। आर आर और आर को जोड़ते हैं तो ये देखो, ये इंटू करने पे ये 3R हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 5R हो जाएगा। 7,953 और 1,800 को जोड़ लेंगे और जो ये इनका नीचे का 100 एलसीएम आएगा, उस 100 का हम गुणा कर लेंगे 2343 में, तो जो दशमलव बल्कि 2 डिजिट वाली संख्या है वो हट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये आपने ये मैंने बताया था, जो बटे में जो 100 होगा वो इसमें ब्याज में गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो गया, तो ये पॉइंट हट गया। अब यहाँ से ये वाला आर और ये वाला आर को कॉमन ले लिया। 7,953 में 2 का गुणा किया तो 15,906 आ गया। 1,800 में 3 का किया तो 5400 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो 21,306 आ गया। 21,000 और आर का मान निकालना है तो 21,306 का नीचे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर आर समान दी हो, मतलब आर दर समान दी हो, तो मूलधन दिया हो और समय दिया हो, दोनों मूलधनों का और दोनों जो समय रहता है उसका गुणा हो जाता है। अगला है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 क्रमागत संख्या है तो इसको क्योंकि आपको बहुत सरल ट्रिक से करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आते हुए भी सवाल टाइम कम पड़ जा रहा है, तो आपको छोटी सी कोई ट्रिक आ रही हो तो उससे आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बोल रहे हैं यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जितनी क्रमागत सम संख्याएं पूछी हो उसका आप 108 में भाग दे दीजिएगा, तो क्या आ गई? 36 संख्या। ये जो जब भाग देकर जो संख्या आती है ना, वो मध्य की संख्या होती है। कौन सी होती है? मध्य की। तो इसके पहले की सम संख्या क्या हो जाएगी? 34, और इसके बाद की क्या हो जाएगी? 38। नॉर्मली ये 3 डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ही ये ट्रिक काम करती है। एक बार ध्यान से लिख लो, 3 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का पूछा है 108, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 34।
तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 108। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 34। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जब भी आप 108 में 3 का भाग देंगे तो जो संख्या निकल कर आएगी ना वो मध्य की संख्या रहेगी। मतलब 36 कौन सी संख्या रहेगी, 36 मध्य की संख्या रहेगी। अगला क्वेश्चन है 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाली हूँ। ट्रिक बताने से पहले फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक जो मिल जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण PDF हर कुछ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। आप अगर MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेकर हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और MPPSC में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है। यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे हाई करके मैसेज भी भेजिएगा। तो मैं जल्दी ही मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ, उसमें सभी लोगों को जोड़ूंगी। वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटिवेशनल थॉट आपको दिए जाएंगे। तो आप जुड़ जाइएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आगे वाली जो भी वैकेंसी है उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, जितने वस्तुओं को बेचा जाता है, मतलब 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये है आपका M और ये है N। जितनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। मतलब N कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये 30 में से 5 हम नीचे माइनस कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 5 का 100 में गुणा कर लेंगे, 500 हो जाएगा। और 30 में से 5 को हम माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, 20 का आंसर, ये 20 इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने वस्तुओं को बेचकर इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो जितने वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ये मान लो छोटी वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है। जो वस्तु है, बड़ी 30 वस्तु को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य हुआ, तो जो दोनों वस्तुएं आती हैं उनको हम नीचे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और गुणे में 100 कर लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्टों में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 5 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 30 माइनस। ऐसा भी आ सकता है 20 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 15 ऊपर आ जाएगा और 20 में से 15 नीचे माइनस हो जाएंगे, इंटू 100 आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया 40 वस्तुओं को बेचकर 20 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 20 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त हो, 20 ऊपर आ जाएगा, 40 माइनस 20 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कभी भी किसी की लंबाई में वृद्धि हो रही हो, चौड़ाई में वृद्धि हो रही हो, ऊंचाई में वृद्धि हो रही हो और केवल ऐसा दिया हो कि लंबाई में वृद्धि है, चौड़ाई में वृद्धि है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि है, तो हमेशा एक ही सूत्र आपको लगाना है, x धन y प्लस XY बटे 100। ये सूत्र आपको याद रखना है, x धन y प्लस XY बटे 100। यहाँ पर x जो है पहली वृद्धि दर्शाएगा, y दूसरी वृद्धि दर्शाएगा, फिर प्लस माइनस में दोनों को गुणा करेंगे और बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे कोई भी एक वृद्धि कमी में आ रही है तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक किसी आयत की लंबाई में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो आप कैसे लिखोगे, इस x की जगह आप 10 लिखोगे और y में कमी हो रही है तो -10 लिखोगे, फिर प्लस x की जगह क्या लिखोगे 10 और एक x की जगह क्या लिखोगे माइनस है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना। अब बोल रहे हैं यदि किसी की घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, तो हम पहले क्या लिखेंगे 10। फिर क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई में 20% की कमी हुई, तो हमने चौड़ाई का ऊंचाई का हम बाद में निकालेंगे जब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 माइनस 20, अब कमी हो रही है तो यहाँ पर भी बीच में क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 या 20 गुणे 10 बटे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, 20 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा 10, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे -12। मतलब यहाँ पे परसेंट में कमी कितनी आ गई, 12% आ गई। अब हम तीसरा देखेंगे, उन्होंने तीसरा क्या बोला है,
एवं ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए। तो इन 10% की वृद्धि और 20% की कमी से कमी कितनी आ गई आपको, कितनी आ गई थी कमी, अभी हमने देखा था 12% की कमी आ गई थी। अब आप वो बोल रहे हैं अगर ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए, तो अब अपन इसी सूत्र से इस 12 से और इस 25 को लेके सॉल्व करेंगे। x की जगह लिख देंगे 12 और y की जगह लिख देंगे 25 और वैसा कहीं वैसा सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखो, यहाँ वाले जो सॉल्यूशन में ये जो इंटू वाला होता है वो यहीं के यहीं कट जाता है। जैसे कि 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये 3 आंसर आ गया है ना। तो 25 में से यहाँ पे 12 माइनस करके ये जो 3 है इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक महिला एक संपत्ति के 4/5 भाग की स्वामिनी है। वह इसे अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है? कितने बच्चे हैं? 3। उसके पास कुल संपत्ति, एक संपत्ति के 4/5 भाग की स्वामिनी। आप मान लेंगे कोई भी संपत्ति उसके पास 4/5 है। अब जब उसको किसी को भी आपको जब बांटना रहता है, डिवाइड करना रहता है, तो बांटने वाले में हमेशा आप भाग देते हैं, जितने भागों में भी बांटना हो। जैसे कि आपके पास बोले आपके पास 100 टॉफ़ी हैं और इसको आपको 4 भागों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे? 100 में 4 का क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। अगर आपसे बोले आपके पास 2500 रुपये हैं, इसको 6 लोगों में बांटना है, तो 6 लोगों में बांटने के लिए आप जोड़ा जाड़ी नहीं करोगे। आप क्या करोगे? 2500 में 6 का भाग दे दोगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बांट दोगे। तो सेम वही उसकी संपत्ति के, उसके पास संपत्ति कितनी है? 4/5 और उसको कितने भागों में बांटना है? 4/5 को उसको 3 बच्चों में बांटना है। तो आप कैसे करोगे? 4/5 का भाग काय में दे देंगे? हम 3 में दे देंगे। तो जब 4/5 का भाग, अब जब 3 बच्चों को बांटने पर अब आप पूछ रहे हैं वो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना होगा। तो हिस्से के लिए भी क्या करते हैं, जितने हिस्से करना हो, जैसे 3 के हिस्से करने हैं, एक एक को बांटना है, 3 के हिस्से हैं और एक एक को बांटना है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 का 1 भाग सब तीनों को मिलेगा। तो मतलब 1/3 हर एक बच्चे का हिस्सा हो जाएगा। इंटू कर देंगे 4 का 1 में, 5 का 3 में, तो क्या आ जाएगा? 4/5। याद रखिएगा 3 हिस्से में बांटना था, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना होगा? 1/3 ही होगा ना, क्योंकि उसे 3 में से तो एक ही हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए 1/3 में ही हम गुणा कर देंगे जो भी संपत्ति है 4/5 की उसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 20% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये हो तो वह मान क्या है? देखो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हो आपको कि किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये हो तो वह धन क्या है? ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? P/R/T। यहाँ पे उन्होंने हमको P नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, R दिया है और समय दिया है। किसी धन पर ब्याज से दूसरे वर्ष का दिया है, मतलब 1 वर्ष पूरा हो गया होगा तभी दूसरा वर्ष दिया है। तो पहले हम साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 20 वर्ष आ जाए, 20% क्या हो जाएगी? दर आ जाएगी। मूलधन निकालना है। इससे हमारा ऐसा ही कितना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजा 100, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा? x/5 आ जाएगा। अब जब हम इसमें दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का भी मूलधन जोड़ लेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है? ये जो P होता है, अगर हमें दूसरे वर्ष का P निकालना हो, पहले जैसे कि आपको पहले वर्ष में अब आपको मूलधन कितना देना होगा आपको, क्योंकि उसमें ब्याज जोड़कर ही देना होगा दूसरे वर्ष के लिए। तो जैसे कि पहले वर्ष का मूलधन कितना था? x है और पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? x/+5 आ गया। तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा? x + x/5 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x/5 आ जाएगा। अब ये दूसरे वर्ष का क्या बोल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये। तो इस ब्याज की जगह पे हम 120 रख देंगे और यही मूलधन गुणे दर गुणे समय/100 से सवाल सॉल्व कर लेंगे, मूलधन आ जाएगा। अगला है, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष के 40% गणित में फेल हो गए। यदि बाकी 180 छात्र परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो क्या बोल रहे हैं? किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, शेष के 40% गणित में फेल हो गए हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष के 40% गणित में फेल हो गए हैं। देखो,
कुल छात्र में से 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। अब बचे हुए जो थे उनमें से शेष के 40% गणित में फेल हो गए हैं। अब यदि फिर बाकी बचे 180 छात्र परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। तो हमने माना कि छात्रों की कुल संख्या, जब भी कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है तो 100 मान के कर लिया करो सवाल को, आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। माना हमने छात्रों की संख्या 100 है। अब 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, तो अंग्रेजी में फेल 40% हुए, तो बस कुल छात्रों की संख्या 100 थी। 100 में से 40% फेल हुए, मतलब 40 फेल हुए। अब बचे कितने, 100 में से 40 फेल हुए तो 60 बचे। अब ये 60 में से 40% गणित में फेल हो गए, तो 60 का 40% लगा लो गणित में, तो 60 का 40% क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौको 24, तो 40% गणित में फेल, मतलब कितने हो गए गणित में फेल, 24। अब 60 में से 24 गणित में फेल हो गए, अब फिर बचे कितने, तो 60 में से 24 माइनस कर दो तो कितने बचे, 36। जब 100 छात्र हैं तो 36 छात्र उत्तीर्ण हैं। और तो आप उन्होंने क्या बताया है, 180 उत्तीर्ण है, तो 180 का हम 36% निकाल लेंगे, तो 180 गुणित 100/36 निकल आएंगे। तो पता चल जाएगा कि कुल कितने छात्र उत्तीर्ण है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व 100 मान के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छात्र 25% अंक लाकर 30% अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक लाकर न्यूनतम 5 अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का अधिकतम अंक, इसके लिए एक ट्रिक है, इसको ट्रिक से ही आपको प्राप्त करना है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक अगर आपको प्राप्त करना है तो जितने अंकों से फेल होता है पहला छात्र और जितने अंकों से दूसरा छात्र अधिक अंक प्राप्त करता है, उन दोनों अंकों को ऊपर जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, पहला, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहला छात्र इतने अंकों से फेल हो जाता है और दूसरा छात्र अधिकतम अंक से पास होने के अधिकतम अंक से इतने अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये दोनों अंक जो होते हैं पास और फेल वाले को, उनको ऊपर जोड़ लेते हैं। बटे में क्या करते हैं, पहला छात्र जितने प्रतिशत अंक लाकर फेल होता है और दूसरा जितना प्रतिशत अंक लाकर पास होता है, उन दोनों को नीचे माइनस कर देते हैं, गुणित 100 कर देते हैं। तो नीचे जो आता है वो प्रतिशत वाले आते हैं और ऊपर जो आता है वो अंक वाला आता है ट्रिक में। जैसे कि देखो ये भी अंक है और ये भी अंक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऊपर जोड़ दिया। ये 25% और ये 50%, ये दोनों प्रतिशत वाले हैं तो उनको नीचे घटा दिया और इंटू 100 कर दिया। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब भी किसका एग्ज़ाम बचा हुआ है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं सोचूंगी कि अब मुझे क्या वीडियो बनाना है, क्योंकि पीएससी वाले स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा वीडियो की मांग है और उन लोग का भी एग्ज़ाम पास में ही है, तो मुझे उसका भी वीडियो बनाना है। साथ में आपका जो जेल प्रहरी वाला वन रक्षक वाला है उसका भी क्रैश कोर्स में स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके अपना जो नंबर है वो बताइएगा, मतलब कब आपका एग्ज़ाम है बताइएगा। 20 मीटर इंटू 16 मीटर की बिमा के कमरे के फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी। देखो कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम देखते हैं कारपेट की चौड़ाई कितनी है। फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी। देखो ऊपर सब क्या दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं, आंसर भी क्या है, मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो ये क्या दिया है, ये 80 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, सेंटीमीटर में दिए। सबसे पहले हम इसको मीटर में बदल लेंगे, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कमरे का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कमरे का आयतन, और क्षेत्रफल भी यही होता है। लंबाई कितनी आई है, लंबाई कितनी दी है उन्होंने, 20 गुणित 16, लंबाई 20 दी है, चौड़ाई 16 दी है, तो इससे कमरे का आयतन कितना आ गया, 320 का। अब आपको निकालना है कारपेट की लंबाई। जब पूरे में कारपेट बिछाना है तो नीचे बिछाना है, तो कारपेट के बिछाने के लिए आपको कारपेट का आयतन और कारपेट की चौड़ाई पता होना चाहिए। कारपेट आपका निकल आया है 320 और कारपेट की चौड़ाई ऊपर उन्होंने दी है 80 सेंटीमीटर, इसको हमने 80/100 कर लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। 20 मीटर इंटू 16 मीटर की बिमा के कमरे के फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी। कारपेट की चौड़ाई उन्होंने आपको दी है। अब आपको सबसे पहले
कारपेट को आपको ये बताना है कि कितने मीटर की आवश्यकता होगी ढकने के लिए। तो चौड़ाई उन्होंने दी है आपको, लंबाई चौड़ाई उन्होंने 20 मीटर इंटू 16 मीटर कमरे की दी है। तो उससे सबसे पहले आप कमरे का आयतन निकाल दोगे और कमरे के आयतन में चौड़ाई का जब भाग दे दोगे तो आपको लंबाई पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के ठोस घनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। यदि इस प्रक्रिया में धातु का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ तो नए घन का किनारा क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, नए घन का किनारा, किनारा वाला क्वेश्चन पूछा हो और आपको पूरे घनों की जो है भुजाएं दी हो, जैसे कि इस घन की भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, तो ऐसी भुजाएं आपको दी हों तो आपको नए घन का आयतन लगा लेना है। नए घन का आयतन क्या होगा, 3 लगाएंगे और रूट में क्या हो, सूत्र लग जाएगा AQ BQ प्लस CQ, क्योंकि आपको किनारा लगाना है कि 3, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे और पूरा रूट आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा, AQ प्लस BQ। ये जब भी आपके पास नए घन का किनारा लगाना हो, 3 साइड आपको दी हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, 3 AQ प्लस BQ और CQ अंडर रूट, और A की वैल्यू पुट कर लो, B की वैल्यू पुट कर लो, C की वैल्यू पुट कर दो और 3 का इंटू कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर को अपना सॉल्व कर सकते हो। यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उपभोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी कमी प्रतिशत निकालें तो जो भी पर ये सूत्र आपको ये ट्रिक द्वारा कर लेना है। जब भी आपको ये, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है, एक मैं उदाहरण बताऊं कि आप एक शक्कर के मूल्य में 20% की कमी आती है, 20% की बढ़ोतरी आ जाती है, 20% रेट बढ़ जाता है शक्कर का, तो घर में कितना प्रतिशत, कितना कम की जाए उसकी खपत, जिससे कि आपका जो माप तौल है बना रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले सबसे पहले लिखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है कि जितना भी परिवर्तन हुआ हो, जितनी वृद्धि हुई हो या जितनी कमी हुई हो, यदि किसी चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो बढ़ रहा है तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, कि कोई भी चीज़ कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो जब कम करते जाते हैं, कम में नीचे प्लस ही आता है, जो ऊपर वाला परिवर्तन है उसको नीचे प्लस कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं यदि कमी पूछी जाती है। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि वृद्धि हो, कितनी वृद्धि करें, तो आपका नीचे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछे, यहाँ पे ऐसा बताया होता है जैसे कि 20% खपत में 20% रेट में कमी हो गई तो शक्कर की खपत को कितना बढ़ाएं, तो यहाँ पर माइनस हो जाता। ये उल्टा होता है यहाँ पे, तो नीचे अगर कमी पूछी हो तो माइनस प्लस आ जाता है, और अगर वृद्धि पूछी हो तो माइनस आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सूत्र जरूर याद रख लेना। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी परिवर्तन होगा वो ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 माइनस वृद्धि या 100 प्लस वृद्धि आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है, धोने पर वह 0.5% सिकुड़ता है। धोने के बाद कपड़े की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर का 0.5% निकाल लो। तो 2 मीटर का सबसे पहले उसको, क्योंकि यहाँ पे आंसर देख लिया करो कि ये मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो 2 मीटर को तो सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का 0.5% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कपड़े की नई लंबाई कितनी हो जाएगी, सिकुड़ गया तो 200 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 199 आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैथ के और क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में करवाऊंगी, कल वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।